गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में 13 और 14 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। उड़ीसा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, डीवाई चंद्रचूड़, यूयू ललित या फिर अमित शाह? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और ये गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गोवा का याद रखेंगे दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो याद रखेंगे गोवा से संबंधित है। फ्रेंड्स, इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाम है, आप सभी याद रखेंगे। आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मोपा जो हवाई अड्डा है ना, नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। उद्घाटन अब हाल ही में किया गया है जिसमें इसका नाम बदल दिया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गोवा का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो पहला है डाबोलिम। ये भी कहां पर आता है? तो गोवा में आता है। और दूसरा बन गया है मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे गोवा के बारे में। तो यहाँ पर आप इंडिया के मैप में गोवा की लोकेशन देखेंगे, ये छोटा सा आपको दिखाई देगा गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। अगर मैं आपसे पूछूं कि दूध सागर जो जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे ये गोवा में है। और किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। ये बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, है ना, किस नदी पर है? तो ये मांडवी नदी पर बना है। कौन सा? दूध सागर जलप्रपात। इसके अलावा गोवा के बारे में आपको याद रखना है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी है, 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? तो गोवा करेगा। जबकि 2022 में जो हाल ही में संपन्न हुए थे 36वें राष्ट्रीय खेल, इनकी मेजबानी गुजरात के द्वारा की गई थी और गुजरात ने पहली बार मेजबानी की थी। गोवा की जो सीमा है भारत के किन राज्यों से लगती है? तो यहाँ आप देखेंगे कर्नाटक से लग रही है, कर्नाटक से सीमा लगती है। और यहाँ मुंबई महाराष्ट्र से लगती है, आप सभी देख सकते हैं। और ये कहाँ पर है? अगर इसका तटीय देश याद रखेंगे, तटीय राज्य, भारत का सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और ये कौन सा सागर आता है? अरब सागर, अरब सागर याद रखेंगे आप सभी। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि गोवा में कौन सा बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं हवाई अड्डों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला सवाल है कि संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बीएस येदियुरप्पा हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये कहां पर आता है? तो ये नई दिल्ली में आता है फ्रेंड्स, है ना। आगे डिस्कस करते हैं। खबरों में रहा देवघर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये झारखंड में है। आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया था। हिसार हवाई अड्डे का नया नाम कर दिया गया है महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री यानी कि प्लास्टिक रहित हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स, है ना। तो ये कुछ हवाई अड्डों से संबंधित करंट अफेयर थे जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ बदले गए नाम।
राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर नया नाम कर दिया गया है संसद टीवी। रोहतांग सुरंग का नया नाम कर दिया गया है अटल सुरंग, और ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। ड्रैगन फ्रूट का नया नाम हो गया है कमलम। पुणे स्थित सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अब आप मुझे बताएंगे कि जो नीरज चोपड़ा है इनका संबंध किस खेल से है? अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फ्रेंड्स, रोज रात को 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है, जिसमें आपके स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं, तो इस क्लास को भी आप सभी अटेंड कर सकते हैं। साथ ही में 6 महीने का करंट अफेयर जून 2022 से नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर भी हो चुका है, इसे भी आप देख सकते हैं। और नवंबर 2022 पूरे मंथ के करंट अफेयर भी कराया जा चुका है, जो कि आपको चैनल या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो ये सब भी आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है कि गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो फ्रेंड्स, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? भूपेंद्र पटेल, और दूसरी बार ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। इन्हें शपथ किसने दिलाई है फ्रेंड्स? तो इन्हें शपथ दिलाई गई है गुजरात के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, इनका नाम है आचार्य देवव्रत। इनके द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है और ये दूसरी बार, लगातार दूसरी बार गुजरात के सीएम बने हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं गुजरात के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। गुजरात को द लैंड ऑफ लीजेंड्स के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, जो कि भाजपा पार्टी से हैं। विधानसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे 182 हैं। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 11 हैं और लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 26 है। तो यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं, मैप में समझेंगे। तो ये देखेंगे आप गुजरात की लोकेशन। तो देखिए, गुजरात की जो सीमा है भारत के किन राज्यों से लगती है? तो ऊपर आप देख पा रहे होंगे, राजस्थान से लग रही है, मध्य प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से भी गुजरात की सीमा लगती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा गुजरात की किसके साथ लगती है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? तो याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, जिसकी सर्वाधिक तटीय सीमा लंबी है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे गुजरात है। और दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है दीसा एयरवेज। दीसा एयरवेज की जो आधारशिला है, ये कहाँ पर रखी गई है? गुजरात में। इसके अलावा याद रखेंगे, सेमीकंडक्टर नीति घोषणा करने वाला पहला राज्य गुजरात है। कलोल में, गुजरात के कलोल में नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट लगाया गया है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। डिफेंस एक्सपो ये भी कहां पर हुआ है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था। और याद होगा कि शिक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ है, शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी कहां पर हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी गुजरात के द्वारा की गई है। तो ये गुजरात के बारे में कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर था, जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैप में भी आप सभी गुजरात की लोकेशन देख सकते हैं, है ना। चलिए, अगला सवाल है कि निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जिनका नाम है फॉरवर्ड एडन हजार्ड ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है, इनका संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स, ये बेल्जियम के हैं। कहाँ के हैं? तो याद रखेंगे, ये बेल्जियम के हैं। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है कि फॉरवर्ड एडन हजार्ड, जो कि खबरों में रहे थे, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल खिलाड़ी है और कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं, है ना। अब आप मुझे बताएंगे कि नोवाक जोकोविच का संबंध
किस खेल से है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं बेल्जियम के बारे में। तो फ्रेंड्स, बेल्जियम आता है यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पर आता है बेल्जियम? तो यूरोप महाद्वीप में आता है। यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ सी से यानी कि उत्तरी सागर से बेल्जियम की सीमा लगती है। संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, कोपा अमेरिका कप का संबंध किससे है? तो ये सभी कप फुटबॉल से संबंधित हैं। फीफा विश्व कप 2022 पुरुषों का आयोजन हो रहा है कतर में, अभी फिलहाल ये चल रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 मेजबानी भारत ने की थी, जीता स्पेन था। किसे हराकर? कोलंबिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वें हस्तशिल्प व्यापार मेले और 17वीं शिल्प प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये नेपाल में हुई है। कहां पर हुई है? तो याद रखेंगे नेपाल में इसे आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 9 से 13 दिसंबर तक काठमांडू में किया गया। काठमांडू नेपाल की राजधानी है जहां पर इसे आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, इस व्यापार मेले का जो उद्देश्य है वो हस्तशिल्प उत्पादों के विकास और बाजार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं नेपाल की। तो नेपाल से आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि नेपाल की राजधानी क्या है? तो जैसा कि अभी डिस्कस कर चुके कि नेपाल की राजधानी काठमांडू है जहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि जो काठमांडू है, काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? तो याद रखेंगे सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। जो सार्क संगठन है इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा इसे कहा जाता है। यहाँ आप देखेंगे कंचनजंगा जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, ये भी पूछ लिया जाता है। नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है किसकी? नेपाल की। भारत की नेपाल से पूर्वी सीमा नदी बनाती है कौन सी? काली नदी। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्न में से कहां पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों की प्रजातियों को IUCN की लाल सूची में रखा गया है? तो फ्रेंड्स, सबसे ग्रस्त, संकट ग्रस्त की सूची में जो शामिल की गई है ना, ये 3 पौधों की प्रजातियां, ये हिमालय की हैं और इनका प्रयोग औषधि के रूप में होता है, जिन्हें IUCN ने रेड लिस्ट में शामिल किया है। फ्रेंड्स, है ना, संकट ग्रस्त प्रजातियों की सूची जिसे हम रेड लिस्ट के नाम से जारी जानते हैं और रेड जो लिस्ट है इसे IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। फ्रेंड्स, यह जो प्रजातियां हैं नेपाल, भारत, चीन, सिक्किम, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में फैले हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ये 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, एक बार इनके नाम देख लेते हैं। तो नाम याद रखेंगे मीजोट्रोपिक्स पैलिटा, यह आमतौर पर पटवा के रूप में जाना जाता है और यह एक 12 मासी झाड़ी है जो उत्तराखंड के लिए स्थानिक है। पिटलारिया सिरोसा, यह एक 12 मासी बल्बनुमा जड़ी बूटी है। डेक्टाई लोरिजा हार्टागिरिया, ये इस प्रजाति को सलाम पंजाबी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये निवास स्थान के नुकसान, पशुधन की चराई, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण इन सभी प्रजातियों को क्या हो रहा है? खतरा हो रहा है ना, जिसके कारण IUCN ने इन्हें लिस्ट में शामिल किया है, रेड लिस्ट में। किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसे अरब देश यानी कि अरब देश किसके द्वारा बनाया गया है? UAE के द्वारा तैयार किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात। फ्रेंड्स, इसकी जो लॉन्चिंग है ये कहां से की गई है? तो इसे लॉन्चिंग की गई, इसकी लॉन्चिंग हुई है कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। किससे इसे लॉन्च किया गया है? स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, इसे तैयार कहां पर किया गया था? तो दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र में इसे तैयार किया गया था और इसे जापानी चंद्र अन्वेषण निगम आई स्पेस के हकाटो आर लैंडर द्वारा भेजा गया है। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था राशिद रोवर। ठीक है, राशिद इसका नाम रखा गया था।
सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत किस भारतीय बैंक ने मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, मुद्रा अदला बदली का जो समझौता है मालदीव के साथ, वो आरबीआई ने किया है। किसने किया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने किस कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये किसके चेयरमैन हैं? टाटा सन्स के हैं, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं B20 इंडिया के बारे में। तो देखिए, B20 वैश्विक कारोबारी समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 की जो अध्यक्षता है 2023 में भारत करेगा। कौन करेगा? भारत। और इसकी जगह जगह पर अलग अलग शहरों में इसकी बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो उसी से संबंधित एक ये मंच है। इस वर्ष के लिए इसकी थीम है जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, सतत और न्याय संगत व्यवसाय। अगला सवाल है कि भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कितने व्यक्ति को जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है ना, जमनालाल बजाज पुरस्कार, ये अवार्ड 2 व्यक्तियों को दिया गया है। और ये दोनों शख्स कहाँ के हैं? लेबनान के हैं। लेबनान, डॉक्टर ओगीरत यूनान और दूसरा नाम है डॉक्टर बालिस सलाबी। इन दोनों को ही सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो पुरस्कार है जमनालाल बजाज, इसकी शुरुआत 1977 में महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी और दत्तक पुत्र श्री जमनालाल बजाज की याद में की गई थी। अगला सवाल है कि ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो फ्रेंड्स, ये जो भागीदारी है ना, एक्सिस बैंक के साथ की गई है। किसके साथ की गई है? तो याद रखेंगे, एक्सिस बैंक के साथ ये भागीदारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने किस वर्ष तक के लिए रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो विस्तार है ना, 2026 तक किया गया है। कब तक? तो याद रखेंगे 2026 तक विस्तार किया गया है। निम्न में से किसने भारत में लिंग उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम बनाने पर टूल किट लॉन्च की है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है। इस टूल किट को डिस्कस करेंगे, इस टूल किट के बारे में। तो इसका जो उद्देश्य है वो भारतीय शहरों में सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करने के तरीके पर मार्गदर्शन करना, जो महिलाओं की यात्रा आवश्यकताओं के लिए अधिक समावेशी होगा। आपको याद रखना है कि इसे किसने लॉन्च किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने इसे लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवबंदा ने कौन से स्थान हासिल किया है? तो इन्हें 6वां स्थान मिला है फ्रेंड्स, है ना। और ये कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ताइवान में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? ताइवान में इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में मिनेश सी साहा को नियुक्त किया है? तो मिनेश सी साहा कहाँ के प्रबंध निदेशक बन गए हैं? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अगला सवाल है, उड़ीसा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किसने किया है? तो ये CJI यानी कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा किया गया है और इनका नाम है DY चंद्रचूड़। याद रखेंगे, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो UU ललित का इन्होंने स्थान लिया है, जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश थे। हब का उद्देश्य क्या है? तो आसपास के असाइन किए गए जिलों के निपटाए गए केस रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स। मुख्य न्यायाधीश उड़ीसा उच्च न्यायालय के S मुरलीधर हैं। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस राज्य में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, गोवा में।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हिमाचल प्रदेश। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का जो उद्घाटन है ये केरल में किया गया है। महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला जो बैंक नोट है ये अमेरिका ने छापा है। फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष मुख्य परिचालन अधिकारी बन गई हैं भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बना है तमिलनाडु। निम्न में से किस देश में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका वीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार इन्हें ऑस्ट्रेलिया में मिला है। 2 साल के अंतराल के बाद किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया? तमिलनाडु में इस उत्सव का आयोजन किया गया। महान मराठी लावणी गायिका सुलोचना का निधन हो गया। इन्होंने 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। 25वें श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को यह पुरस्कार दिया गया है। वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है ईशान किशन ने। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। संविधान में अनुच्छेद 112 में बजट को क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहते हैं। भारत में पहला बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1860 को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने और कब की थी? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अगस्त 1920 में की थी। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। कंप्यूटर भाषा कोवाल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्यों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो इसे हम कोवाल के नाम से जानते हैं। कैचर शब्द किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से ये संबंधित है। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे इनके आंसर एक बार देख लेते हैं। वैज्ञानिकों ने किस देश में जमी हुई झील के नीचे से लगभग 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो ये झील कहां पर है? रसिया में। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो अध्यक्षता भारत के द्वारा ग्रहण की गई है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो कोयला अवसादी प्रकार की चट्टान है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है? भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।